हेलो एवरीवन। यार स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम में आंसर लिखे कैसे, क्या करें, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या गलतियां हम ना करें एग्ज़ाम के उन 3 घंटों के अंदर। आज देखो, ऑडिट तुम पढ़ लोगे, 2-3 बार पढ़ लोगे, तुम क्वेश्चन आंसर कर लोगे, एमसीक्यू कर लोगे, चलो मान लिया एमसीक्यू कर लोगे, पर सर द रिमेनिंग 70 मार्क्स कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें क्या गलतियाँ नहीं करनी है, वो चीज़ें आज हम देखते हैं। ये समझाने के लिए मैं एक सर्टिफाइड कॉपी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा स्टूडेंट की कंसेंट से। ये सर्टिफाइड कॉपी के अंदर जो जो गलतियां उस स्टूडेंट ने करी है या जो गलतियां हो सकती है जो शायद उसने नहीं करी होगी पर तुमने करी होगी, तुम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा। मेजरली वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन द प्रेजेंटेशन वाला पोर्शन ऑल्सो एंड ऑल्सो द कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला पोर्शन, कि क्या आंसर लिखने से कितना मार्क्स तुम्हें मिल रहा है, वो सब भी हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, जिससे हमें कॉन्फिडेंस में मिलेगा कि चलो इतना भी कर लेंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएगा। और हमें ऑन द अदर हैंड ये भी पता चलेगा कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए या क्या चीज़ स्पेशली हमें ध्यान देनी है। ठीक है, आओ चलो लेट अस हैव अ लुक। ऑलराइट गाइस, चलो तो नाउ इफ यू हैव अ लुक, स्टूडेंट ने जो है शुरुआत करी है करेक्ट इनकरेक्ट के साथ। करेक्ट इनकरेक्ट में खाली 2 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 14, टोटल 23 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 70, विच इज गुड इनफ। कंसिडरिंग कि एमसीक्यूज अगर बहुत अच्छे गए तुम्हारे तो स्टिल यू कैन मैनेज टू पास, पर 23 फिर भी एक लोअर साइड पे रहता है। ठीक है, इट इज नॉट इनफ। अगर एमसीक्यू मुश्किल आ गए तो 23 नहीं हो पाएंगे। और मेन मार्क्स तुम्हारे कहां गए पता है? ट्रू एंड फॉल्स के अंदर। आज देखो यार, 2 मार्क्स आउट ऑफ 14 मार्क्स है, अगर इसी के अंदर 10 मार्क्स आ गए होते तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, तो 100% पास हो जाते अपने। ऑडिट में पास होना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बात समझो तुम। ठीक है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो। खाली देखो यहाँ पे अगर एमसीक्यूज के ये ट्रू एंड फॉल्स के अंदर अगर इतने अच्छे आगे होते, एमसीक्यू के अंदर भी अच्छे मार्क्स आए, आई थिंक स्टूडेंट को जहां तक आई 22 मार्क्स आए थे, तो ठीक ही है। हाँ, 20 मार्क्स भी अगर आ गए तो 43, पर बहुत एज पे है, बहुत ही एज पे है। अगर एमसीक्यूज मुश्किल निकल गए और तुम उसको आंसर नहीं कर पाए, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो वो भी आंसर नहीं कर पाओगे, तो दिक्कत आ जाएगी। तो नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। करेक्ट इनकरेक्ट में अब देखो यहां पे इन्होंने क्या क्या गलतियां करी। सबसे पहले करेक्ट इनकरेक्ट में ये सब चीजें गलतियां करी। पहली बात, प्रेजेंटेशन का मैटर बता दूं मैं तुम्हें। यहां पे अगर तुम लोग करेक्ट इनकरेक्ट कभी भी लिखते हो, पहले लिखो करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 डाला, ए लिखा, करेक्ट लिखा, उस लाइन में कुछ मत लिखो। ठीक है, ए लिखा, करेक्ट लिखा, उस लाइन में कुछ मत लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो एक लाइन के बाद शुरू करो। और इतना लंबा एक्सप्लेनेशन यूजुअली होता नहीं है, और ठीक है चलो, लेंथ डज नॉट मैटर इतना, पर करेक्ट लिखो, प्रेजेंटेशन मैटर करता है बहुत। हाँ, बाहर यहां मार्जिन के अंदर नहीं आना चाहिए ये सब क्वेश्चन। ए मार्जिन के अंदर लिखो, करेक्ट लिखो, और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू कर दो। ठीक है, सेम इज द केस विद दिस। अच्छा, तुम देखोगे ना आंसर जो है ये वाला, ई वाला जो है, उसके ऊपर पूरे 2 के 2 मार्क मिले। कितना लिखा? खाली इनकरेक्ट लिखा। हाँ, अच्छा एक लाइन छोड़ो, अप्रोप्रिएट, ये बेटर प्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूं। अप्रोप्रिएटनेस इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, वेयर सफिशिएंसी डील्स विद द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। देख रहे हो, स्टूडेंट ने वहां पे गलती करी, क्वांटिटी ऑफ ऑडिट पहले लिख दिया था कि याद आया, अरे नहीं क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। अच्छा, क्या किया उसने? खाली एक स्ट्रेट लाइन मारी, बस हो गया, दैट्स इट। यूं ऐसे ऐसे करके ओवरराइट करोगे और ऐसे ऐसे करोगे तो और मार्क्स कटेंगे, जितने मार्क्स आने थे उतने भी नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अब क्वेश्चन का जब लिख रहे हो तुम, क्वेश्चन का आंसर जब तुम लिख रहे हो, सबसे पहले एज पर ऐसे क्या बोलते हैं, ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं। 3A के अंदर 4 में से 2 मार्क्स आए हुए। क्वेश्चन कौन से है देखो, एज पर ऐसे का नाम नहीं लिखा, समझे? ऐसे का नाम लिख दिया होता ना तो 4 में से 3 आ गए होते, 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल गया होता। ऐसे का नाम नहीं लिखा, ऐसे 505 लिखना था। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑडिटर्स कैन रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग एनी आइटम्स, क्या लिखा हुआ है? अदर देन मैटर्स अदर फ्रॉम मैनेजमेंट ऑडिटर कैन ऑब्टेन द एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रेड पेबल्स बाय रिक्वेस्टिंग देम टू गिव रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द मैटर्स द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस, इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू परफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब यहां पे थोड़ी गलतियां करती उन्होंने। ऑडिटर क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा दो शासित गवर्नेंस पर, मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं करता एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये छोटी छोटी गलतियां ना, उसकी वजह से मार्क्स कटे। पर तुम समझो, अब यहां पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इवन तो स्टूडेंट ने थोड़ी गलतियां करी है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने लिखा इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू परफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन, मैनेजमेंट रिफ्यूज नहीं करता, मैनेजमेंट ऑडिटर को रिफ्यूज कर रहा है टू परफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन।
तो वहां इवन दो थोड़ी गलती करी है, अच्छा एक ऐसे का नाम नहीं लिखा, ये गलती करी। दूसरा, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा थ्रू दोज चार्ज विद गवर्नेंस, एकदम सही बात है, हाँ उतना भी सही लिखा हुआ है। ऑडिटर शुड चेक रिलायबिलिटी ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट और ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। अच्छा इसके बाद तुम्हें याद करो, ये भी देखना है अपने को, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट अपने को चेक करनी है। अच्छा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे भी इंपैक्ट आएगा। एंड एंड में यू हैव टू फिनिश दिस ऑफ, आंसर को फिनिश दिस ऑफ कैसे करोगे, देखो जस्ट अ सेकेंड, बी देखो, CAP मस्ट कम्युनिकेट टू दोज, अच्छा ये बहुत अच्छा किया स्टूडेंट ने, इन द पर्टिकुलर मैटर ये भी लिखा कि करंट केस में क्या हुआ कि हम परफॉर्म करना चाहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन और मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है, तो CAP मस्ट कम्युनिकेट टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। पर यहां पे एक और पॉइंट मिसिंग है, क्या पॉइंट था, ऐसे 705 के हिसाब से अपने मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, वो भी लिखना है कंक्लूजन। डिस्पाइट, अब सुनना, डिस्पाइट नॉट राइटिंग फ्यू पॉइंट्स, ठीक है 2-3 पॉइंट्स मिस हुए, ऐसे का नंबर नहीं लिखा, फिर भी 4 में से 2 मार्क मिले ना। तुम समझो, इट इज नॉट कि ICI मार्क्स नहीं दे रहा, पर तुम सही आंसर नहीं लिखोगे तो 100% मार्क्स नहीं देगा। आज देखो 2 आउट ऑफ 4 मिला, 2 आउट ऑफ 4 मिला, ये 1 आउट ऑफ 3 देखते हैं, है ना, ये 1 आउट ऑफ 3 वाला देखते हैं कि इसमें क्यों 1 आउट ऑफ 3 मिले। ये है C वाला, है ना, देखो C वाले का क्वेश्चन देखिए जरा, एक मिनट, क्वेश्चन 3C, एक्स लिमिटेड हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एट ईच स्टेज of production processes large amount of scrap is generated in the factory subsequently sold, as an auditor how will you vouch and verify the sale of scrap, vouch और verify कैसे करोगे सेल ऑफ स्क्रैप को। आंसर देखो नहीं लिखा है, प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है, चेक वेदर वाउचर्स रिगार्डिंग सेल ऑफ स्क्रैप, बिल ऑफ सेल, रिसीट नोट, एंड ऑल्सो रिसीट नोट आता ही नहीं है सेल ऑफ स्क्रैप के अंदर, यह स्क्रैप तो जनरेट हो रहा है, गुड्स रिसीव थोड़ी हो रहे हैं, तो रिसीट नोट आता नहीं है। वेदर ट्रांजेक्शंस आर occurred in the current financial year, चलो ठीक है, फिर भी काइंड ऑफ लाइक अपने सही बोल सकते हैं, ठीक है। चेक वेदर दी रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन फॉलोड एज लाइक AS2, इन्वेंट्री वाला थोड़ा रेफरेंस दे दिया है, बट रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या फॉलो करना है ये तुमने स्पेसिफाई नहीं किया। यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स अगर तुम्हें खाली इतना लिखोगे रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे कि नहीं, ऐसा करके उतना नहीं, ठीक है। एंड चेक इवैल्यूएट द अमाउंट, क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ स्क्रैप, द वैल्यू ऑफ स्क्रैप, चलो ठीक है ये भी फिर भी सही लिखा हुआ है, पर मेजॉरिटी पॉइंट्स जो एक्चुअली लिखने चाहिए थे वो नहीं लिखे हैं, मतलब ये आंसर तुमने अपने हिसाब से लिखा है। बहुत सिंपल सी बात है कि सर सेल ऑफ स्क्रैप का आंसर मुझे आता नहीं था, मैंने अपने हिसाब से लिखा, अपने हिसाब से लिखा तो भी 3 मार्क में से क्या मिल गया, 1 मार्क मिला है, बट सोचो अगर पढ़ के लिखा होता तो 3 में से 3 मिलते पक्का, समझे। तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स है मार्क्स मिलेंगे अगर तुम प्रॉपर तरीकों से लिखोगे, तो डिस्क्रिप्टिव के भी मार्क्स मिलेंगे, बट कम से कम फोकस तो करो। या 9 चैप्टर है, 13 चैप्टर है, अपने को पता है कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे, तो डोंट मेक सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स। अच्छा इसके अलावा प्रेजेंटेशन के एक और मैं मिस्टेक बता दूं तुम लोगों को, whenever you are starting with a new sub question please start with a new page, है ना, नए पेज के साथ शुरुआत करो। यहाँ C के बाद D जो है उन्होंने तुरंत शुरू कर दिया, नहीं, नए पेज के साथ शुरुआत करो, इवन तो दैट इज अलाउड कि चलेगा, बट फॉर बेटर प्रेजेंटेशन हमेशा नए पेज के साथ शुरुआत करो। दूसरा, यहां पे तुम देख रहे हो ये गैप, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये गैप्स मत छोड़ो। बेटर प्रेजेंटेशन ऐसा होता है जहां पे मार्जिन से ही तुम क्या कर रहे हो, लिखना शुरू कर रहे हो। ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, तुम लोगों की सोच से ज्यादा मैटर करती है। अच्छा इसके अलावा जब भी तुम पॉइंट्स फॉर्मेट में लिख रहे हो, है ना, पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखा है मान लो तुमने यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी लिखना है वो चलेगा, पर जो कीवर्ड्स तुम्हें लग रहे हैं ना, टेक अ पेंसिल, एक ब्लंट पेंसिल लो और वो कीवर्ड्स को क्या कर लिया करो, अंडरलाइन कर लिया करो, समझे, तो दैट विल इनकलकेट अ बेटर प्रेजेंटेशन यहाँ पे। इसके अलावा भाई प्रेजेंटेशन के मामले में, हाँ ये सब बाकी सब चीजें सही है, हैंडराइटिंग इज ओके, लेजिबल होनी चाहिए, बाकी हैंडराइटिंग इतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग होगी तो ही मार्क्स मिलेंगे। बकवास लिखोगे, बढ़िया से बढ़िया हैंडराइटिंग में बकवास लिखोगे ना तो 0 मार्क्स मिलने वाले। भाई पेपर चेकर जो है वो पागल नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते सारे, ठीक है, एंड रिगरस ट्रेनिंग के बाद पेपर चेकिंग होती है, तो वो हैंडराइटिंग के बेसिस पे तुम्हें CA पास नहीं करवाएंगे, तो बढ़िया से बढ़िया हैंडराइटिंग में बकवास लिखोगे उससे पास नहीं होने वाले तुम, समझे। तो ये एक चीज देखनी है। अलावा एक और क्वेश्चन है भाई 4A वाला, 4A में स्टूडेंट को मिले हैं 4 में से 3 मार्क। अब
समझो यार, ऐसा नहीं है कि ये मैं क्यों बता रहा हूं, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट हमें मार्क्स नहीं दे रही है। इंस्टीट्यूट एकदम परफेक्ट वही मार्क्स दे रही है जितना तुम्हें आना चाहिए। देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट का सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें याद हो तो चैप्टर नंबर 2 में भी दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में भी दिया हुआ है, 2 में भी और 4 में भी है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर एकदम लिखा हुआ है, रेलेवेंट इंडस्ट्री, फील्ड, नेचर, साइज ऑफ द क्लाइंट, बिजनेस। अब मेरे को एक बात बताओ, यही आंसर को तुम है ना मैच करके देखना आईसीए के आंसर के साथ। वर्डिंग्स में चेंजेस आएंगे पर मीनिंग वही का वही है, मतलब वही है। तो तुम लोगों में से जिनको लगता है ना ऐसा कि सर ऑडिट हमें रट्टा मारना ही पड़ेगा, रट्टा मारना ही पड़ेगा, एकदम याद ही करना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए है। देखो, डिस्पाइट नॉट राइटिंग द एग्जैक्ट आंसर विच इज गिवन इन द मटीरियल, 4 में से 3 मार्क मिले। क्या है देखो, रेलेवेंट इंडस्ट्री, फील्ड, नेचर, साइज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस आर फॉलोड एज पर अक्रूवल और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखना क्या, क्वेश्चन देखते पहले। क्वेश्चन नंबर 4A देखो, CAD has been appointed as an auditor of LMP Limited. Before developing an overall audit plan, CAD wants to get an understanding and knowledge of the client's business, including applicable financial reporting framework. ठीक है, अब गाइड करो। तो सिंपल सी बात है यार, रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से, ऐसे 315 के हिसाब से अपने को अंडरस्टैंडिंग अगर लेनी है तो अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या आएगा देखो, रेलेवेंट इंडस्ट्री, फील्ड, नेचर, साइज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस आर फॉलोड और नॉट। अच्छा, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ इंडस्ट्री भी आ गया। अच्छा, उसके ओनरशिप आ गया, गवर्नेंस स्ट्रक्चर आ गया, हाउ इट इज फाइनेंस्ड, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आ गया। एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं दिए हुए वहां पे और भी पॉइंट्स दिए हुए, 4 पॉइंट्स दिए हुए, ये सेकंड नंबर वाले पॉइंट्स में 2 लिख दिया, 3 पॉइंट लिख दिया, ओनरशिप, गवर्नेंस स्ट्रक्चर लिख दिया, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख दिया, ठीक है, और इट्स स्ट्रक्चर यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वहां लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहां पे लिखा है खाली स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड, उतना लिख दिया। ये छोटी छोटी गलतियां ना, हाउ इट इज फाइनेंस की जगह हु इट इज फाइनेंस इतना लिख दिया, तो वो थोड़ा 1 मार्क कट जाता है, पर मेजॉरिटी इनका जिस्ट जो था वो सही था। एंटिटीज फॉलोइंग द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिस्क्लोजर्स मेड इन रिगार्ड्स एंड द चेंजेस देयर ऑन, नहीं लिखा है वहां पे, अलग लिखा हुआ है। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखा हुआ है, अप्रोप्रिएटनेस लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे है, सिलेक्शन कैसे होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन कैसे होता है वो दिया हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है एंटिटीज फॉलोइंग द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मिला कि नहीं मिले मार्क्स। अब देखो, एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एकदम सही लिखा हुआ है, पॉइंट एकदम सही है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी वही 4th नंबर का पॉइंट है, यानी स्टूडेंट ने रीड किया है, स्टडी किया है, पर एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, समझो। 5वें नंबर में देखो, मेजरमेंट, एंटिटीज, वैल्यूएशन मेड इन द बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब इन द गिवन केस देखो, कंक्लूजन देख रहे हो, कंक्लूजन भी डाला हुआ है, तो यानी 5 पॉइंट लिखे हुए, ऑलमोस्ट 5 पॉइंट सही है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे देके रखा है जिसकी वजह से वो 1 मार्क कटा हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देके रखा हुआ है जिसकी वजह से वो 1 मार्क कटा हुआ है। बट अंडरस्टैंड, यही तो कॉन्फिडेंस दे रहा हूं मैं तुम्हें कि तुम लोग अगर रट्टा नहीं मारोगे, इवन इफ तुम अपने हिसाब से लिखोगे पर सही पॉइंट्स लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तुम और जितने पेपर देख लो उसमें जितने भी जहां 2 मार्क 3 मार्क मिले हैं 4 में से, वहां स्टूडेंट ने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा होगा फिर भी मार्क्स मिले होंगे। आईसीआई इज नॉट टेस्टिंग योर मेमोरी पावर, वो तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा है। सो प्लीज फोकस अपॉन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्टॉप विद दिस मेमोराइजिंग, ऑलराइट। एंड आई होप ये पेपर से अब तुम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा, एंड तुम ये सब चीजें जो है अपने एग्जाम में नहीं करोगे, ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच।